24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल और असम में मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री असम के कोकराझार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कांग्रेस पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस एकजुट बनाकर एक बार फिर से कोकराझार सहित पूरे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को छलने निकली है। जिस दल के नेताओं ने कोकराझार को हिंसा की आग में झोंक दिया था, आज कांग्रेस ने अपना हाथ और अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है। कांग्रेस के कुशासन ने कैसे कोकराझार को सालों तक आग में झुलसने दिया, यह आप और हम कभी नहीं भूल सकते। बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने का काम किया जा चुका है। बोडो समाज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और समृद्ध करने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। लंबे समय के बाद असम में शांति लौटी है। जो साथ ही बंदूक छोड़कर लौटे हैं, उनकी हर संभव सहायता के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी भी जो साथ नहीं लौटे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि शांति और विकास के इस मिशन में आप भी जुड़ जाइए। आगे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उसकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। इस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं कि अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का अधिकार आपको दिया। यह एनडीए की वर्तमान सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मोहर लगाई। मुझे संतोष है कि 2016 में बीटीआर में शांति और विकास का जो वादा हमने किया था, उसे लेकर हमने बहुत ईमानदार प्रयास किया है। कांग्रेस के लंबे शासन को बंदूक और ब्लॉकेट में झोंक दिया। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, पेट्रोल और डीजल पर तो पहले से ही लूट थी। चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुल्मों की झूठ की ये सरकार जनता से लूट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कभी गिरती हुई जीडीपी, कभी कृषि कानून, तो कभी बेरोजगारी के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि मजदूरों के लिए क्या किया, जुमलों और प्रगति का आपस में कोई संबंध नहीं है, जनता समझ गई है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भी केंद्र सरकार पर काफी आक्रामक नजर आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। असम में दूसरे चरण के तहत 39 सीटों पर चुनाव जारी हैं। ऐसे में एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कहा कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर पिछले 5 वर्षों में 100 बांग्लादेशियों को भी वापस भेजे हों तो हमें बता दें। वे वही हैं जहां थे। पहले चरण में हमारी 30 से 32 सीटें आ रही हैं और यह हमारा क्षेत्र है, तो दूसरे चरण में इसमें बीजेपी के आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी या भाजपा बांग्लादेशियों को लाते हैं, हम बांग्लादेशियों को लाने वाले नहीं हैं। हरिद्वार में आज से महाकुंभ 2021 का शुभारंभ हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए कोविड-19 की 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी। महाकुंभ का आरंभ हो चुका है, लेकिन कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन भी महाकुंभ को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी कर चुका है और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोविड-19 सर्वाधिक प्रभावित 12 जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिले के सभी बॉर्डर और मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग श्रद्धालुओं की रैंडम सैंपलिंग करेंगे। धर्मशाला और होटलों में बिना कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाए बिना श्रद्धालुओं को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंभ मेला सीएमओ डॉक्टर एसके झा के अनुसार बॉर्डर और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। बॉर्डर पर पॉजिटिव आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लौटा दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में पॉजिटिव मिलने वालों को कोविड-19 केयर
कोविड सेंटरों में आइसोलेट किया जाएगा। जांच के लिए 33 टीमें बनाई गई हैं, इसमें से 10 निजी और 23 सरकारी हैं। 10,000 से अधिक एंटी सैंपल रोजाना लिए जाएंगे। प्रशासन ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट लाने की सलाह दी है। किसी के भी पॉजिटिव आने पर पूरे समूह को लौटा दिया जाएगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गंगा घाटों पर गोले बनाने शुरू कर दिए गए हैं। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गोले में खड़ा करवाकर शारीरिक दूरी का पालन करवाया जा सकेगा। केरल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों का आपस में घमासान युद्ध जारी है। ऐसे में भाजपा ने केरल में अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है। स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इस सूची में योगी आदित्यनाथ के शामिल होने के मद्देनजर ही योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जाएंगे और चुनाव प्रचार कर भाजपा की जीत में अपना योगदान देंगे। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी वहां की हर विधानसभा में अपना प्रचार अभियान काफी तेजी से चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ रोड शो भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ के केरल में 3 रोड शो आयोजित किए जाएंगे। कट्टरवादी हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ को जनता द्वारा काफी पसंद किया जाता है और उनके बोल विपक्षी पार्टियों को किसी तीर की तरह लगते हैं और यही बातें उन्हें भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करती हैं। भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ के रामेश्वरम जाएंगे, जहां से वह पहली जनसभा को हरिपद विधानसभा कायमकुलम में करेंगे, जिसके बाद अटूर में एक रोड शो करने के बाद दूसरा रोड शो कझक कोट्टायम और तीसरा रोड शो कुरुमकुट्टी से पड़सल्ला में होगा। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। मतदान के समय बंगाल से प्रदर्शन और हिंसक घटना की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के घटल में माकपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए कहा टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें रास्ते में रोक रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के मद्देनजर सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने के बाद जब सुरक्षा कर्मियों को मामले की जानकारी मिली तो सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। डिबरा में पोलिंग बूथ पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह को हिरासत में ले लिया है। मतदाताओं के अनुसार राजनीतिक दलों ने बाहर से अपने गुंडे बना रखे हैं। भाजपा और टीएमसी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मतदान के समय भी जारी है। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हिरेन चटर्जी ने कहा बंगाल के विकास के लिए उन्होंने वोट डाला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की अपील की। डिबरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भारती घोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के 150 गुंडों ने उनके पोलिंग एजेंट को घेर लिया और मतदान केंद्र पर जाने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में कुल 191 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें से 152 पुरुष उम्मीदवार हैं तो वहीं 19 महिला प्रत्याशी हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा में दूसरे चरण के तहत मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना मतदान किया है। बंगाल के कोलकाता में दूसरे चरण के 30 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व भाजपा के भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इस बीच नंदीग्राम नंबर 1 ब्लॉक के वेंकुटिया गांव में एक भाजपा कार्यकर्ता की रहस्यमयी मृत्यु की खबर सामने आई है। 29 सीटों में से सबसे हाई वोल्टेज चुनाव नंदीग्राम में हो रहा है। मृतक भाजपा कार्यकर्ता के नाम उदय शंकर दुबे बताया गया। आज सुबह उनके घर में से उनके देह छत से झूलते हुए देखा गया। परिवार वालों का कहना है कि 2 दिन पहले वह वोट डालने के लिए बाहर से आए हुए थे। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने
उनके घर पहुंचकर बार बार उसे वोट न देने की धमकी दे रहे थे। कल रात से वह काफी चिंता में थे। चुनाव आयुक्त ने उसका रिपोर्ट मांगा है। कोलकाता बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव जो होगा वह नंदीग्राम में होगा। कल के इस मतदान में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी और मेदिनीपुर के भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर दांव में लगा हुआ है। इसीलिए कोई 1 इंच मिट्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई दिनों से राज्य की मुख्यमंत्री और नंदीग्राम की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने भाजपा की ओर से नंदीग्राम में बाहरी गुंडों को मौजूद कर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगा रही हैं। आज सुबह भी जब हुगली में जनसभा में भाग लेने के लिए जा रही थी तब कहा कि गोकुल नगर, बांग्ला बेड़ा समेत नंदीग्राम की कई जगह पर बाहरी गुंडों ने स्थानीय लोगों को डरा धमका रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त को नंदीग्राम में शांतिपूर्ण बहुमत कराने की आवेदन की है। इसके अलावा एक आरोप और लगा रही है, नंदीग्राम के चुनाव में भाजपा की ओर से नोटों की बौछार की जा रही है। हालांकि एक भी आरोप का किसी तरह का प्रमाण उनकी ओर से चुनाव आयुक्त को सौंपा नहीं गया। ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद चुनाव आयुक्त भी काफी दबाव में है। कल रात भर हल्दिया और आसपास के कई होटलों में छापेमारी की गई है। हल्दिया के एसडीपीओ और महिषादल के सीआई को अपने पद से हटा दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग भी नंदीग्राम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। नंदीग्राम में कुल 355 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 355 को ही अति सेंसिटिव मतदान केंद्र के रूप में घोषणा कर दी गई। निकट अतीत में किसी केंद्र के सभी मतदान केंद्र को इस तरह सेंसिटिव घोषणा नहीं किया गया। कुल 22,000 सीआरपीएफ की नियुक्ति नंदीग्राम में की गई है। पूरे नंदीग्राम में 144 धारा जारी कर दी गई है। यहाँ के 75% मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा हर एक मतदान केंद्र में एक माइक्रोवेव ज्यादा रहेंगे। पूरे नंदीग्राम में 22 क्विक रिस्पांस टीम को 24 घंटे के लिए तैनात रखा जाएगा। नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के अनुसार शमशाबाद में भाजपा के एक कार्यकर्ता को पीटा गया। इसके साथ ही कंचन इलाके में एक कार्यकर्ता ने टीएमसी की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। कोविड-19 महामारी का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतनी पाबंदियों के बाद भी संक्रमण नियंत्रण में नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों में महामारी के रिकॉर्ड तोड़ 72,333 नए मामले सामने आए हैं। प्रतिदिन मामलों में हो रही वृद्धि से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में पाबंदियों के बाद भी महामारी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है और विकराल रूप धारण कर रही है। देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनने लगी है। 72,000 से अधिक मामले दर्ज होने के साथ ही 459 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,22,21,600 के पार है। तो वहीं इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,62,900 के पार है। 40,382 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 1,14,74,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,84,055 है। अब तक 6,51,17,896 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा वहां डे सफारी और नाइट स्टे के लिए आने वाले पर्यटकों को भी कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर और पर्यटकों का सीजन शुरू होने के चलते यह फैसला लिया गया है। ऐसे में कोविड-19 प्रभावित राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड-19 रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पर्यटन सीजन भी शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी का सबसे अधिक असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। पर्यटन आने से कारोबार पर भी इसका असर नजर आने लगा है। एक तरफ जहां होटल और रिजॉर्ट की बुकिंग में कैंसिलिंग शुरू हो गई है, तो वहीं पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के वार्डन आर.के. तिवारी के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में कोविड-19 की गाइडलाइन अपडेट कर दी गई है। वेबसाइट में पर्यटकों के लिए अपनी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी है। कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन कराने के लिए स्टाफ को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटकों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। संक्रमण के मामलों में जहां कल गिरावट हुई थी, तो वहीं आज भारी वृद्धि देखी गई है। मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ सक्रिय मामले भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस को भी फिर से बंद रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने पहले से जारी पाबंदियों को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के अनुसार यदि 1 सप्ताह के भीतर हालात में सुधार नहीं आया तो और भी कड़ी पाबंदियां लागू की जाएंगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यह 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे कई राज्यों में संक्रमण का प्रकोप चरम पर पहुंच रहा है, जिस कारण कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कुशलगढ़, भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात सरकार ने संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में रात का कर्फ्यू 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। म्यांमार की आपदस्थ नेता आंग सान सू की पूरी तरह से सेहतमंद है। तख्तापलट के बाद से सैन्य शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सू के साथ एक वीडियो बैठक करने के बाद उनके वकील ने ये जानकारी साझा की है। सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद से ही जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें नागरिकों के नेता आंग सान सू की भी शामिल हैं। सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए देश में 1 साल के लिए आपातकालीन बुलाया है, जिसके बाद से ही आंग सान सू की पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें कैद कर लिया गया है। सेना द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हिंसक कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद लोग अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। म्यांमार के लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों उनके परिवार को म्यांमार छोड़ने का आदेश दे दिया है। सेना द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में अब तक सेना के हाथों 521 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। शनिवार को की गई कार्यवाही में 141 लोग मारे गए थे, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। सेना द्वारा अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किए जाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बुधवार को एक बार फिर से देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में लोगों ने बर्तन और कौर के हॉर्न बजाकर विरोध व्यक्त किया।